नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे एपीक्यूपी के सेकंड फेज में क्या है। एपीक्यूपी में सेकंड फेज ऑफ एपीक्यूपी। एपीक्यूपी के सेकंड फेज में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखिए इसमें तो हम पहले होता है DFM या ए, फिर होता है DFME। उसके बाद DBP&R। इसको हम एक एक अलग अलग करके डिस्कस करेंगे कि ये टर्म जो है इसमें क्या क्या है। 4 नंबर पे एक्टिविटी आती है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान। 5 नंबर पे एक्टिविटी आती है सेकंड फेज में इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग्स। इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग्स। छठे नंबर पे अगर हम बात करें तो आता है टीम फिजिबिलिटी एंड कमिटमेंट। टीम फिजिबिलिटी एंड कमिटमेंट। सातवें नंबर पे जो आती है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। आठवें नंबर पे आते हैं इक्विपमेंट एंड टूलिंग रिक्वायरमेंट। नौवें नंबर पे आता है डिजाइन एंड रिव्यू। रिव्यू। तो सेकंड फेज का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर सिंप्लीफाई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है, कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है एंड इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। और क्वालिटी को जो क्या है इम्प्रूव किया जाता है। दिस फेज क्या आता है? दिस फेज इन्वॉल्व द कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज मटेरियल सिलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड मिनिमाइजिंग द कम्प्लिसिटी ऑफ द पार्ट्स ऑफ फिक्चर्स। पार्ट्स की फिक्चर्स जो रहती है और उसकी कम्प्लेक्सिटी जो होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए, ताकि जो प्रोडक्शन में जब रनिंग में प्रोडक्शन आए तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा न हो, और कॉस्ट का बीच में ध्यान रखा जाता है, मटेरियल के सिलेक्शन का ध्यान रखा जाता है। तो ये चीज़ होती है। उसके दौरान ये जो है 9 एक्टिविटी इसके अंदर आती है।
तो वन बाय वन करके हम इसको पढ़ने का काम करेंगे। इसमें हम स्टार्ट करेंगे DFM में। DFM में क्या है? It focus on the optimizing the assembly process. Goal of it and reduce number of parts, strategic components and simplify the assembly sequence to decrease assembly time and cost। यानी ये क्या है? DFM जो है ये विशेषकर डिजाइन के स्टेज पे, अर्ली डिजाइन स्टेज पे जो इसमें करेक्शन के लिए किया जाता है। यानी भाई इसमें क्या होता है कि ये एक फंक्शनल क्रॉस फंक्शनल CFT बोलते हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम का जो है ना, क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। इसमें क्रॉस फंक्शनल टीम का काम क्या होता है? टू इंटीग्रेट DFM and assembly process identified प्रॉब्लम्स, उनको दोनों को इंटीग्रेट करके और डिजाइन से पहले डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्रोसेस से आइडेंटिफाई जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको इंटीग्रेटेड करके, ताकि क्या है कि टू मिनिमाइज लॉसेस इन प्रोडक्शन स्टेज। टू रेक्टिफाई अर्ली एट डिजाइन स्टेज। यानी डिजाइन स्टेज से पहले, जो डिजाइन स्टेज उससे पहले इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जा सके, ताकि जो मास प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन में का जब रनिंग प्रोडक्शन हो तो उस समय कोई दिक्कत ना हो, यानी कि कॉस्ट का लॉस ना हो। अब आता है कि DFM में क्यों किया जाता है। DFM में का रीजन क्या है करने का, इसके बेनिफिट क्या है, किया क्यों जाता है, क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट की अगर बात करें हम, तो बेनिफिट में निकल के आते हैं इसके बेनिफिट। सबसे पहले आता है रिड्यूस कॉस्ट। जैसे मैंने कॉस्ट की बात करी थी कि रिड्यूस कॉस्ट। सेकंड पॉइंट रहता है इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। तीसरे नंबर पे आता है शॉर्टर टाइम ऑफ मार्केट। बेनिफिट ऑफ DFME, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फॉर असेंबली।
enhanced collaboration, enhanced collaboration. तो जो हमने बात की डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन फॉर असेंबली, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक्टिविटीज़ की अगर बात करें, एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो एक्टिविटीज़ में सबसे पहले निकल गया था प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। दूसरे नंबर पे रहता है डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर असेंबली वर्कशॉप रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, जो क्रॉस फंक्शनल टीम होती है वो एक वर्कशॉप कंडक्ट करती है, तो उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स जो फेस हुई हैं उसको सारे को उसके अंदर फॉर्मल वर्कशॉप कंडक्ट करके तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो डिज़ाइन और पोटेंशियल आइडेंटिफाई द पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली इश्यू। जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली से रिलेटेड जो शुरुआती जो इश्यूज रहते हैं उसको समराइज किया जाता है और उसके अंदर वो रिपोर्ट तैयार की जाती है। तीसरे नंबर पे आता है वेरिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। चौथे नंबर की एक्टिविटीज में है ऑडिट एंड फीडबैक लूप। तो जो पहले था प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, उसके अंदर क्या करती है क्रॉस फंक्शनल टीम जो होती है वो डिफाइन करती है किसके गोल्स एंड एक्सेस द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड असेंबलीबिलिटी फ्रॉम इनिशियल डिजाइन कंसेप्ट्स। जो इनिशियल डिजाइन कंसेप्ट हैं उसके जो कंसेप्ट से रिलेटेड जो पॉइंट्स रहते हैं उसको वो क्रॉस फंक्शनल टीम जो रहती है वो डिफाइन करती है। क्रॉस फंक्शनल टीम में क्या होता है, फंक्शनल मैनेजर होता है, क्वालिटी और ड्राइंग इंजीनियर इसके अंदर शामिल होते हैं। दूसरा था प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट फोकस। इसमें डिजाइनिंग को वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट का जो डिजाइन होता है उसको वेरीफाई करने पर फोकस किया जाता है। और सॉरी DFMEA था, दूसरा था DFMEA वर्कशॉप रिपोर्ट। DFMEA वर्कशॉप रिपोर्ट। तो इस मैंने बताया था जैसे कि फॉर्मल वर्कशॉप कंडक्ट करती है CFT जो टीम रहती है, उसमें डिजाइन आइडेंटिफाई पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली इश्यूज। मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन और असेंबली डिजाइन से रिलेटेड जो पोटेंशियल इश्यू होते हैं उसका डिस्कस किया जाता है और पर्पज सॉल्यूशन, मतलब उसका क्या पर्पज रहता है करने का कि उसका सॉल्यूशन किया जाता है। दैट कैन बी इन्वॉल्व यूजिंग द चेक शीट्स यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकता है इसमें और सिमुलेशन टूल्स वगैरह इसमें यूज किए जाते हैं। तीसरा आता है वेरिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। टीम टेस्ट एंड वेरीफाई द प्रपोज्ड इम्प्रूवमेंट्स थ्रू द
प्रोटोटाइप एंड प्रोट रन्स। तो इसमें वेरीफाई करती है टीम, और जो इम्प्रूवमेंट्स जो रहते हैं प्रोटोटाइप के दौरान, जो इम्प्रूवमेंट्स जो इशू आए थे वो इम्प्रूवमेंट उसको वेरीफाई करती है। और इसमें ऑडिट एंड फीडबैक के अंदर क्या रहता है, जो पूरे प्रोसेस के दौरान जो लर्न क्या इसमें जो लेसन लर्न हुए फ्रॉम द, मतलब जो जो इश्यूज आए, सारे डिजाइन गाइडलाइंस थी, स्टैंडर्ड जो थे, वो फ्यूचर प्रोडक्ट को लेके जो है सारा इसमें कलेक्ट किया जाता है, ऑडिट की जाती है उसमें। तो ये था हमारा डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फॉर असेंबली प्रोसेस, जो सेकंड फेज का फर्स्ट एक्टिविटी थी। तो इसके ऊपर आज डिस्कस किया है। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।